नमस्कार। संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल मुद्दे पर हम हमेशा चर्चा करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है जिस पर पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि पिछले लगभग 2-3 साल से बड़े ज़ोरदार तरीके से चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को लेकर, ख़ासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस ये लगातार शोर मचाते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में एक डील है। राहुल गांधी ने कई बार तो यहाँ तक भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी पैसा लगा रहे हैं अडानी की कंपनियों में। उसका कोई तार्किक आधार नहीं था, केवल राहुल गांधी कहने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। अभी एक मामला हुआ था जब अमेरिका के न्यायिक विभाग में वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने कंप्लेंट की कि साहब ये जो इनका कानून होता है, FCPA कानून होता है, अमेरिका का फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट जिसको कहते हैं, उसके खिलाफ DOJ में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में वहाँ के जब कंप्लेंट की गई तो उसे लेकर बड़ा हंगामा मचा। और उसमें ये कहा गया, राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी को अरेस्ट कराना चाहिए अडानी को, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया है विदेश में। हालांकि इसका भी कोई तार्किक आधार नहीं था कि अगर अमेरिका में भारत का कोई कारोबारी गड़बड़ कर रहा है तो ये अमेरिका और उस कारोबारी के बीच का मामला है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। लेकिन क्या है कि गौतम अडानी के साथ, अडानी ग्रुप के साथ राहुल गांधी की एक निजी खुन्नस है। वो खुन्नस क्या है, उसका आधार क्या है, मुझे भी नहीं पता। कोई उनके इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं क्या, या फिर उन्हें कोई पुरानी खुन्नस है कि साहब कोई उन्होंने डील ऐसी करनी चाहिए थी अडानी के साथ जो उनके समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हो पाई थी। कोई बात आज तक ये स्पष्ट हुई नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी बार बार ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच में व्यावसायिक संबंध हैं। सरकार अडानी को अतिरिक्त लाभ देने की कोशिश करती है, और यही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो डील्स होती हैं, जो जिसमें सरकार की भूमिका होती है, उसमें भी अडानी की मदद सरकार के द्वारा की जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन खरीदी गई थी अडानी के द्वारा, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने काफ़ी हंगामा मचाया था। इन सब मुद्दों के बीच गौतम अडानी हमेशा खामोश रहे हैं। उन्होंने कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब उन्होंने NDTV को ख़रीदा था उस समय एक इंटरव्यू उनका ज़रूर आया था, उसमें कुछ बातें उन्होंने कही थी, लेकिन कभी कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था। कभी ये बताने की भी कोशिश नहीं की थी कि भाजपा के और उनके रिश्ते क्या हैं। अभी हाल ही में, इस थोड़े से मुद्दे से अलग हटके अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत गए हैं। जनवरी में वो बाकायदा शपथ भी ग्रहण कर लेंगे। और वहाँ के जाने माने कारोबारी एलोन मस्क, जो ट्विटर यानी कि X के मालिक हैं, और उनकी एक कंपनी है जो रॉकेट छोड़ने वाली कंपनी है, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, बहुत बड़े कारोबारी हैं। दुनिया के सबसे रईस कारोबारियों में एलोन मस्क की शुमार होता है। एलोन मस्क ने इस चुनाव में खुलकर समर्थन किया डोनाल्ड ट्रंप का, बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलवाए, X पर पोस्ट लिखी, मीम्स डाले गए जो बाइडेन के खिलाफ, और उन्होंने खुलेआम एक सपोर्ट किया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूं। उन्होंने खुलेआम इस अपनी जो टेंडेंसी है, अपनी मानसिकता है, उसको खुलेआम उसका इजहार किया। ये एक बड़ा एग्जाम्पल था किसी भी कारोबारी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, इतने बड़े चुनाव में खुलकर साथ आ जाना, ये एक बड़ी मिसाल अपने आप में बना। और मुझे लगता है कि एलन मस्क ने जो किया उसका एक इन्फ्लुएंस जो है वो आया है गौतम अडानी के ऊपर भी। गौतम अडानी 30 नवंबर को, शनिवार को जयपुर में 51वें इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स समारोह के दौरान भाग ले रहे थे, और वहाँ पर वो एक गेस्ट के रूप में, एक वक्ता के रूप में बोल रहे थे। और गौतम अडानी ने शायद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर ये स्वीकार किया है कि भाजपा का उनके उत्थान में और उनकी कंपनी को बड़ा बनाने में किस तरह से योगदान है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर बता दूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि 30 साल पहले BJP की सरकार जब थी गुजरात में, तो उस समय एक गुजरात में स्कीम लाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, PPP मॉडल पर, जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, उनको डेवलप करने की एक स्कीम शुरू की गई थी। और उसके समय उन्होंने
मुंद्रा पोर्ट है जो, उसको उन्होंने लिया था अडानी ने, और उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आने का फ़ैसला किया। फिर आप सब जानते हैं कि एयरपोर्ट्स को डेवलप करना और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अडानी की कंपनी आई है। तो अपनी ये सब बातें अडानी ने उस स्पीच में कही। While the import-export business did very well, I had started questioning the status quo. I began realizing that for the next phase of growth, I would need to own assets and build something lasting. In other words, I had to challenge everything I knew. Remember, I had no experience in building anything. We had not even laid a single brick in our life. But opportunities show up for those that seek. And it was in 1995 that a transformative opportunity emerged when the BJP-led Gujarat government announced its port-led industrial development plan under a public-private partnership mode. To summarize a long story, we quickly moved to establish Mundra Port. These transitions, about 30 years back, was the start of our journey into the domain of infrastructures. My dear friends, I tell my team all the time that the future belongs to those who dare to see beyond the present and who recognize that today's limits are at tomorrow's starting points. उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पर समय समय पर हमले होते रहे हैं, लेकिन हमने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा। हमारे खिलाफ वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि निहित स्वार्थ वाली रिपोर्टिंग की गई, लेकिन हमने कभी भी अमेरिका का जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है, जिसको FCPA कहते हैं, उसका हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। और आज की दुनिया में हकीकत ये है कि तथ्यों पर लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते, नकारात्मकता पर तेज़ी से लोग विश्वास करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जनवरी में जब हम अपना FPO लाने वाले थे और उसकी तैयारी कर रहे थे, तो हमारे खिलाफ हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट लाई गई, और ये कोई साधारण हमला नहीं था। हमारे खिलाफ ये व्यावसायिक हमला था, हमें अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश थी, लेकिन हमने इसको ओवरकम किया, हम इससे बाहर निकले। हमें बिना वजह इस मामले में एक राजनीतिक विवाद में भी घसीटने की कोशिश की गई, और ये सब मीडिया के एक वर्ग ने किया। मीडिया का जो ये वर्ग है, उसका अपना एक निहित स्वार्थ था। मैं नहीं जानता कि क्या स्वार्थ था, लेकिन हमने विपरीत माहौल में भी सब कुछ झेला और हम अपने कमिटमेंट और सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने आगे कहा कि हमने भारत के सबसे बड़े FPO के जरिए लगभग 20,000 करोड़ का जो निवेश है वो जुटाया, बाजार से पूंजी जुटाई, और उसी साल हमारी कंपनी का प्रदर्शन भी बहुत अभूतपूर्व रहा। हमने सबसे अच्छे आर्थिक नतीजे दिए, और सबसे उन्होंने ये कहा कि संभवतः सबसे अच्छा साल हमारे वही साबित हुआ जिस साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। किसी भी भारतीय या विदेशी एजेंसी ने हमें डाउनग्रेड नहीं किया, हमारी क्रेडिट रेटिंग को नहीं गिराया, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें क्लीन चिट दी और हमारी अप्रोच को सही ठहराया। गौतम अडानी का कहना है कि आप जितना बड़ा ख्वाब देखते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी करनी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि यहीं से आपको उभरने का मौका मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है कि आप बड़ा काम करें, और आपको वो सब करने की क्षमता मिलती है जो पहले कभी किसी ने करके नहीं दिखाया। आप अपनी क्षमता की सीमाओं को तोड़ देते हैं, और फिर अपने विजन में आप बिलीव करने लगते हैं कि हाँ, जो मैं विजन है मेरा, जो मैं सोच रहा हूँ, एक बहुत बड़ा विजन है और मुझे उसको फुलफिल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाली जो माइन वाली डील थी, जिसे लेकर बहुत विवाद हुआ था, बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था,
उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि देखिए उसमें हमें किसी ने कोई सहायता नहीं की, ना हमें कोई सरकारी सहायता मिली। हमने 10 बिलियन डॉलर लगाया और जो हमारी अडानी ग्रीन का जो प्रोजेक्ट है उन सब को किनारे करके हमने उसमें पैसा लगाया और आज हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माइन जो है वर्ल्ड की वो ऑस्ट्रेलिया में हम उसको संचालित कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, थोड़ा सा फिलोसफिकल भी हो गए इसमें अडानी, उन्होंने ये कहा कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हमने कितने बड़े बड़े लक्ष्यों को पार किया है। जितने बड़े लक्ष्य थे हमारे उतने ही बड़े चैलेंज हमारे सामने आए। हम चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटे और इन चुनौतियों ने हम में भरोसा जगाया कि हम जितना गिरेंगे उतना ही उभर कर हम सामने आएंगे। देखिए आप सब लोगों को मैं ये भी बताऊं कि ये जो बातें अडानी ने कही हैं ये एक कारोबारी बोल रहा था। और निश्चित रूप से किसी भी देश में आप चले जाइए कि जब कारोबारी बड़े होते हैं, अपने कारोबार को फैलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनके जो राजनीतिक संबंध हैं उन पर तो चर्चा होने ही लगती है। और इसी प्रकार की चर्चा गौतम अडानी को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ बरसों बरस से होती रही है। आप सबको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब गौतम अडानी के प्राइवेट प्लेन में नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था 2014 के लोकसभा चुनाव का। उस समय हुआ क्या था कि उस समय गौतम अडानी ने खुलकर सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी को। दो ग्रुप खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में आए थे। गौतम अडानी का ग्रुप आया था और जी टीवी वाले सुभाष चंद्रा का ग्रुप आया था। इन दोनों ग्रुप्स ने खुलकर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, उनको सहयोग किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर देश का कोई भी कारोबारी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। आज हम उदाहरण देने लगते हैं कि अमेरिका में ये हो रहा है, अमेरिका इतना आगे निकल गया है, चाइना में ये चीज़ें बन रही हैं। ये सारे जितने भी कंट्री डेवलप हुए हैं ना, कारोबारियों के सहयोग से ही डेवलप हुए हैं। सरकारों ने कारोबारियों को आगे बढ़ाने वाली, बिजनेस को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बनाई हैं और उसके बाद सबको सफलताएं मिली हैं, उनसे रोज़गार बढ़े हैं, देश का क्या कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है। हर तरीके से इन सब लोगों ने इनमें मदद की है। और हमारे देश में होता है क्या, उल्टा होता है कि अगर किसी कारोबारी का संबंध किसी पॉलिटिशियन से है तो उसे शक की नज़र से देखा जाने लगता है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी कारोबारी का सहयोग लेते हैं या कोई कारोबारी किसी राजनीतिक दल का सहयोग करता है तो वो निश्चित रूप से आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा तो रखता ही है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप याद कीजिए कि भारत में कभी टाटा बिरला ने जिस तरीके से तरक्की की थी उसमें उस समय की कांग्रेस की सरकारों का बड़ा योगदान था। और अगर आप अपने देश के कारोबारियों के हित वाली, उनको बढ़ावा देने वाली योजनाएं नहीं लाएंगे तो फिर कहाँ से नई कंपनियां स्थापित होंगी, कहाँ से फिर आप लोगों को रोजगार दे पाओगे। जिस उदारीकरण की बात सब लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि मनमोहन सिंह ने उदारीकरण वाला एक बजट पेश किया था 1991 में, तो वो भी तो यही था कि कारोबारियों के को समर्थन देने वाली आप एक ऐसी स्कीम लेकर आएँ जिससे कि विदेशी कंपनियां अपने दफ्तर आपके यहाँ पर आकर खोलें और आपके लोगों को यहाँ पर रोजगार दें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत किया है गौतम अडानी ने। सभी कारोबारी फल फूल रहे हैं और आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी किसी एक कारोबारी ने यह आरोप लगाया हो कि साहब आपने गौतम अडानी को फ़ायदा करा दिया, हमारा नुकसान करा दिया। गौतम अडानी बढ़ रहे हैं तो सुनील भारती मित्तल भी बढ़ रहे हैं, महिंद्रा भी बढ़ रहे हैं, टाटा भी बढ़ रहा है, बिरला भी बढ़ रहा है, अंबानी भी बढ़ रहे हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन केवल एक कारोबारी को लेकर एक राजनीतिक दल आप पर लगातार हमला करता रहे और आप केवल एक चेक करना शुरू कर दें कि यार इस कारोबारी से मुझे बचकर रहना है, इस कारोबारी का अगर मैं लाभ कराऊंगा तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा या मुझ पर राजनीतिक हमले लगेंगे। अगर इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देने लगेंगे तो फिर आप देश का विकास नहीं करा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि गौतम अडानी ने एलन मस्क से प्रेरणा ली है और उन्होंने खुलकर 1995 से जो भाजपा के साथ उनके संबंध बने, उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन 1995 से उन्होंने भाजपा सरकार के समय से जो तरक्की करनी शुरू की और जो बड़े बिजनेसमैन वो बने हैं देश के, अगर इस बात को उन्होंने खुलेआम मंच से जयपुर में स्वीकार किया है तो कुछ भी गलत नहीं किया है। और मुझे लगता है कि सरकार को भी खुलकर इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार के किसी मंत्री को
या खुद प्रधानमंत्री को भी अगर इस बारे में कोई बयान देना हो तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए कि हाँ, हम देश के कारोबारियों की तरक्की चाहते हैं, क्योंकि देश के कारोबारियों की तरक्की में ही देश की तरक्की है, देश के लोगों का भला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा सा मुद्दे से अलग हटकर चर्चा चूँकि इसमें हमने की है, आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सहयोग कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।